तो सबसे पहले तो हमें घबराना नहीं है और दूसरा ये देखना है, ये 1 लाख वाली वीडियो की इनकम है, ये 1 मिलियन वाली वीडियो की इनकम है और ये लाइफ टाइम इनकम है। 2025 की शुरुआत में मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर करी थी। लगभग 7.5 लाख क्रिएटर्स आज इंडिया में हैं, जिसमें 7 लाख अर्न भी करते हैं। लेकिन फिर ये ऐसा क्यों कह रही हैं कि मुझे 0% रिजल्ट मिला? क्योंकि 7 लाख तो सिर्फ उनका नंबर है जो सिर्फ अर्न करते हैं, प्रॉफिट कितना निकाल पाते हैं। लेकिन आपको एक और बात ध्यान रखने की जरूरत है, कंपटीशन तो बढ़ रहा है लेकिन क्वालिटी कंपटीशन आज भी वही है। लेकिन मुझे क्या पता था 4 महीने बाद YouTube इतना बदल जाएगा, या वो मेरी मिस जजमेंट थी। वो दिन है और आज का दिन है और मुझे पता चला कि क्वालिटी शब्द का मतलब ही अब बदल चुका है। क्वालिटी क्या, क्रिएटर के टाइप्स भी बदल चुके हैं। पहले आते हैं मॉगलेस क्रिएटर्स, अगले आते हैं न्यू ट्रेडिशनलिस्ट, तीसरे होते हैं नो फिल्टर वाले, चौथे होते हैं एडवोकेट्स, फिर आते हैं 5वें क्रिएटर्स कलेक्टिव्स, छठे होते हैं द अकेडमिक्स, 7वें होते हैं एंटरटेनर्स। तो ये वीडियो मुझे बनानी पड़ी साइंस ऑफ सिली कंटेंट के लिए, सीसी सिंड्रोम के लिए और एक हार्श रियलिटी बताने के लिए, बिना डिमोटिवेशन के। कभी तुमने लोगों से सुना है, यार मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि ये अननेसेसरी सिली कंटेंट जिनका कोई सर पैर ही नहीं, वो वायरल क्यों हो जाते हैं, और मैं इतने क्वालिटी कंटेंट बना रहा हूँ उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। ये पेन पॉइंट तो बहुत बड़ा है। तो आज के हिसाब से सक्सेस का फॉर्मूला ये बनता है, नो क्वालिटी इक्वल्स टू वायरलिटी। तो क्या ये सही है? उससे पहले हमें सोशल मीडिया के आज के रूल्स समझने पड़ेंगे कि सिली कंटेंट वायरल क्यों होता है और उसे फिर क्वालिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो हमारा दिमाग सिली कंटेंट का भूखा क्यों रहता है? उसका पहला सबसे बड़ा रीजन आता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमारा ब्रेन ऐसे ही वायर्ड किया गया है ऊपर वाले की तरफ से कि हम प्लेजर और एफर्ट को अवॉइड करना चाहते हैं। तो अननेसेसरी वीडियोस या एंटरटेनिंग वीडियोस, मीम्स, क्रिंज वीडियोस, ड्रामा, गॉसिप्स हमारा डोपामिन इंस्टेंटली रिलीज करते हैं। अब एग्जांपल के लिए इस वीडियो में वैसा कुछ खास है नहीं, यहाँ पर आपको कोई नॉलेज नहीं मिल रही है, बस आपका इंस्टेंट डोपामिन रिलीज हो रहा है और उसे विजुअली प्लेजरेबल बना रहा है, तो आप ये वीडियो देख रहे हैं और इतने व्यूज बन रहे हैं। लेकिन वैल्यू वीडियोस यही सेम काम उल्टे तरीके से करती है। आपका रिवॉर्ड जो है वहाँ पर डिले होता है और ब्रेन को वो डिले अवॉइड करना पसंद है। हाँ, जब तक आप उस काम के लिए मोटिवेटेड ना हो। अगर मोटिवेटेड होंगे तो चांसेस है कि वो डिलेड रिवॉर्ड में भी आपको ग्रेटिफिकेशन मिलेगा। और सोशल मीडिया तो इसलिए ही बना है ताकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल सके। दूसरा सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है कि हमारा अटेंशन स्पैन जो है अब कम होता जा रहा है। तो वायरल वीडियोस में एक चीज तो आप नोटिस करोगे कि वो क्विक होती है, एग्जैजरेटेड होती है और इमोशनली ट्रिगर करना जानती है, इसलिए वो वायरल होती है। और हमारा ब्रेन जो है उस चीज को स्किप करता है जो इंटेलेक्चुअल दिखती है हमें, जब हम एंटरटेनमेंट की तलाश में हो। तो वहां चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं कि यार एक इंटेलेक्चुअल चीज अचानक से एक एंटरटेनमेंट के बीच में आ रही है तो यार मैं स्किप ही करूंगा। तीसरा सबसे बड़ा रीजन, जो कि एक रूल भी है, इमोशनल ट्रिगर्स इंफॉर्मेशनल डेप्थ से ज्यादा इफेक्टिव है। इसको जरा समझो, अननेसेसरी वीडियोस इक्वल्स टू सरप्राइज, लाफ्टर, शॉक, क्यूटनेस, क्यूरियोसिटी, और वहीं वैल्यू वीडियोस इक्वल्स टू लॉजिक, डेप्थ, अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन इमोशन ही वो चीज है जो क्लिक्स को बढ़ाती है लॉजिक से ज्यादा। तो वायरलिटी का फॉर्मूला बनता है इमोशन इज ग्रेटर देन इंफॉर्मेशन। 5वां सबसे बड़ा रीजन, परसीव्ड एफर्ट वर्सेस रियल एफर्ट। अब नहीं देखो, लो एफर्ट कंटेंट जो होता है वो ज्यादा रिलेटेबल फील करवाता है। जो हाई एफर्ट वैल्यू वीडियोस होती है वो आपको ज्यादा फॉर्मल लगती है और टीचर्स लाइक लगती है, भाई कि टीचर पढ़ा रहा है कोई। और लोगों को दोस्त चाहिए, मेंटोर या टीचर की तरफ वो नहीं देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं। जब तक उनका मोटिवेशन नहीं है वो लेक्चर या उसे मेंटर बनाने का, वो स्क्रॉल कर रहे हैं। और 5वां सबसे बड़ा रीजन, एंटरटेनमेंट इक्वल्स टू शेयरेबल और वैल्यू इक्वल्स टू बुक मार्केबल। आप जरा अपना वॉच लेटर का पेज खोलिएगा यूट्यूब के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर सेव लिस्ट खोलिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके जो नॉलेजेबल कंटेंट या जिसमें थोड़ी वैल्यू ज्यादा कंटेंट है उसको आप सेव करते हैं, शेयर नहीं करते। बहुत से लोगों ने इस वीडियो को भी वॉच लेटर में डाल के रखा होगा। हो सकता है अगर मैं कोई एंटरटेनमेंट कंटेंट बना रहा होता तो मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो व्हाट्सएप से आ रही होती। और ये प्रूफ मुझे अपने एनालिटिक्स में भी देखने को मिलता है कि व्हाट्सएप से तो आप भूल ही जाओ कि एक्सटर्नल ट्रैफिक मुझे मिल रहा हो। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? आपको ऐसी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी जो एंटरटेनिंग भी हो। एंटरटेनमेंट लेड एजुकेशन, एजुटेनमेंट, जहाँ पर स्टोरी टेलिंग, हुक्स, रिलेटेबिलिटी, मीम शेयरिंग उस वीडियो को ज्यादा एंगेजिंग बनाती है, जैसे टेक बर्नर, एनीथिंग और अभी आप जो ये चैनल देख रहे हो।
अब कूद कूद के बताओ एल्केन, एल्किन और एल्काइन का सामान्य सूत्र। लेकिन ये चीज इतनी सिंपल भी नहीं है। मैं आपसे एक ओपिनियन लेना चाहता हूँ, क्या मैं ही अकेला हूँ जिसे लग रहा है कि नेगेटिव कंटेंट जो है उसे लोग ज्यादा पसंद करते हैं? हाँ भैया, मैं पहले ही बता दूं, मैं किसी कंटेंट या क्रिएटर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है कि वो किस तरीके से क्या करते हैं। मैं यहाँ पर आपकी एज एन व्यूअर की साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। चाहे आप लेटेंट की सक्सेस का एग्जाम्पल ले लें या ऐसे वीडियोस जहां पर एक्सपोज्ड, रियलिटी, हार्श ट्रुथ जैसे कीवर्ड्स पे कंटेंट बने हो, उसमें हाल ही के सालों में ज्यादा एंगेजमेंट देखने को मिली है और ये किसी से छुपा भी नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? ये बात मैंने अपने दादाजी से पूछी और उनकी बात सुन के 1 मिनट के लिए तो मुझे भी अपने आप पे डाउट होने लगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मैंने दादाजी से सीधा पूछा कि ये बिट्टू अंकल के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? वैसे उनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है, फिर भी मैंने पूछ लिया तो दादाजी ने जवाब दिया, अब 2 नंबर का खेल है बेटा। अब एज एन इंडियन हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रही है, तो ये स्वाभाविक है कि अगर वो किसी अमीर को देखेगा तो एक बार को उसके दादाजी की बात वो सोचेगा जरूर। तो जब आप ऐसे टाइटल देखते हो जैसे दिस पर्सन एक्सपोज्ड डार्क रियलिटी ऑफ 10,000 करोड़ बिजनेस, और यही वीडियो का टाइटल ले लो, अगर ये सही होता है और इस वीडियो पे व्यूज मोर देन यूजुअल से ज्यादा आते हैं, जो कि मैं 3 दिन बाद शेयर करूंगा अपने कम्युनिटी पोस्ट में, तो ये एक्सपेरिमेंट और साइकोलॉजी साबित हो जाएगी। और अगर नहीं भी होगी तो मैंने पहले ही बोल दिया। मैं आपसे एक ओपिनियन लेना चाहता हूँ। तो ऐसे में क्या होता है, मिडिल क्लास व्यक्ति जिसने ये सपना देखा कि मैं उस जैसा बनूंगा, उसका एक बिलीफ बन गया है। उसने वो काम भी चालू कर दिया जो उस बंदे ने बोला, उसने दिखाया, और फिर उसको बीच में पता चलता है कि यार ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है, इसने कैसे कर लिया इतनी आसानी से। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमारा अटेंशन स्पैन जो है अब कम होता जा रहा है, उसके सामने ये टाइटल आ जाए उसी व्यक्ति के खिलाफ जिसको वो बिलीव करता है कि यार ये काम मैं इसके बलबूते पे कर दूंगा, तो ऑब्वियसली वो उस पे क्लिक करेगा, क्योंकि उसे भी शक होने लगा है कि यार मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, इसने कैसे इतनी आसानी से कर लिया, जरूर कोई झोल झाल किया होगा। और दादाजी ने कहा था कि ये सारे अमीर जो है पैसे 2 नंबर से ही कमाते हैं। तो यहाँ ये वीडियो सीधा सीधा उसके बिलीफ पे हमला कर रही है, और इसीलिए भी वो इंसान उस वीडियो पे क्लिक करता है, क्योंकि उसे लगता है कि यार मुझे इस बारे में पता था, लेकिन मेरे पास वो आवाज नहीं है कि लाखों लोगों तक पहुंचा सकूं। वो बंदा पहुंचा रहा है तो वो मेरी आवाज बन रहा है, उसलिए भी वो क्लिक करते हैं। तो वहां कंटेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट एक्टिवेट होता है, रिलेटेबिलिटी। और इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट का एक सक्सेस फॉर्मूला बनता है, रिलेटेबिलिटी प्लस स्टोरी टेलिंग प्लस इक्वल्स टू सक्सेस। ये क्या था? कॉपी कैट सिंड्रोम। आज अगर आपको अपनी बातों से किसी को थप्पड़ मारना हो ना, चाहे वो क्रिएटर हो, बिजनेस हो, एंटरप्रेन्योर हो, सिर्फ उसको इतना कहना है कि तू कॉपी करता है। हाँ, मानता हूँ कॉपी करना गलत बात है, और हमें सिखाया भी हमेशा से यही गया है। स्कूल में बस सर देख लें कि ये कॉपी कर रहा है, पूरे साल के तमाचे और बेइज्जती एक ही बार में हो जाती है, और हमने कॉपी शब्द को एक नेगेटिव शब्द बना दिया है। लेकिन रियलिटी आज मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर हम किसी को बोल रहे हैं ना कि तू कॉपी कर रहा है, तो उससे पहले हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी पूरी एग्जिस्टेंस ही आज कॉपी है। बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप की कॉपी करता है, स्कूल जाता है तो अपने दोस्तों की कॉपी करता है, हम अपने आइडल्स को देख के उन्हें कॉपी करना चाहते हैं, इवन इन्फ्लुएंसर्स को कॉपी करते हैं। पापा शर्मा जी के बेटे का नाम लेके थकते नहीं है। और रियलिटी तो ये है कि इंडिया में 90% स्टार्टअप्स कॉपी है। और मजे की बात देखो कि हमने बचपन से एक ही चीज सीखी है, वो है कॉपी करना। इसका एग्जांपल अभी मैं तुम्हें देता हूँ। मेरी इस वाली वीडियो में बहुत से लोगों ने कहा कि बहुत फेमिलियर लग रही है भाई, कि कुछ तो झोल है, हमने कहीं तो देखी है। और मैंने एक कमेंट में बताया भी, हाँ मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए चीजें सीखी है। और चीजें कहाँ से सीखूंगा मैं? इंटरनेट से, या अगर कोई नया AI टूल आया तो वो इंटरनेट या यूट्यूब से ही सीखूंगा। और जो मैंने सीखा है उसी को इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन फिर भी मैंने वीडियो के एंड में अपना एग्जीक्यूशन लगाया, जो मैंने बेसिक चीजें सीखी, वो टूल कैसे काम करता है, क्या करता है, उसके हिसाब से मैंने एग्जीक्यूट किया था। ये तो वही बात हो गई कि स्कूल में हमने 3rd लॉ ऑफ मोशन सीखा था न्यूटन का, जो किताबों में लिखा हुआ था, एग्जाम में उसका क्वेश्चन आ गया और हमने न्यूटन का ही 3rd लॉ ऑफ मोशन एग्जाम में लिख दिया। वाह बेटा, कॉपी करता है तू, अपने लॉ बनाना, न्यूटन का लॉ क्यों लिख रहा है वहाँ? यही सिचुएशन, कॉपी और इंस्पिरेशन में एक बारीक लाइन का फर्क होता है, और उस बारीक लाइन का डिफरेंस होता है एग्जीक्यूशन। इंस्पिरेशन लो, अपना बनाओ, अपने तरीके से बनाओ। अब रमेश ने एग्जाम में इतना कॉपी किया है कि सुरेश का नाम लिखे आया वो, तो ये तो प्योर कॉपी है भाई, इसमें कोई इंस्पिरेशन नहीं। ये गलत है। भले जोमेटो को हम येल्प का कॉपी कहते हो, लेकिन येल्प कभी इंडिया में आया नहीं, उसने एग्जीक्यूट किया नहीं। येल्प का मार्केट अलग है, जोमेटो का मार्केट इंडिया में अलग है, वहाँ पर एग्जीक्यूशन भी अलग हुआ। पानी तो एक्वाफीना का भी है और बिस्लेरी का भी है, बेच तो वो पानी ही रहे हैं, प्रोडक्ट तो पानी ही है,
बस ऊपर से ब्रांडिंग चेंज कर दिए, तो क्या कॉपी बोलोगे? और ओरिजिनल तो आज मीडिया भी नहीं, यहाँ तक कि हमारी सारी जानकारी इंटरनेट पे जो है वो सेकेंडरी ज्यादा है। इवन आपके एआई टूल्स जो है वो सेकेंडरी डेटा के ऊपर काम करते हैं, तो आप किसी से क्या एक्सपेक्ट करोगे? आज की तारीख में सिर्फ एक ही प्राइमरी और ओरिजिनल आइडियाज जनरेट करने का तरीका है, वो है क्रिएटिविटी और एक्सपीरियंस। और इसीलिए साइंटिस्ट नई दवाएं बना पाते हैं, इंजीनियर्स नई मशीन बना पाते हैं और आर्टिस्ट नए आर्ट बना पाते हैं। हाँ, मानता हूँ ओरिजिनल आइडियाज की बात अलग होती है, लेकिन उनको ओरिजिनल उनका एग्जीक्यूशन बनाता है। अब इसी को लोग अगर गलत मानने लगे तो बंदा क्या करेगा कि वो सीखेगा भी नहीं किसी से। ये एक अलग और एक बड़ा फैक्टर निकल के आता है, क्योंकि आप एज एन क्रिएटर जितना आप ज्यादा ओरिजिनल कंटेंट के पीछे भागोगे, जो कि भागना भी चाहिए, लेकिन एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, क्रिएटिव ब्लॉक नाम की भी एक चीज होती है जो कि रियल होती है, और ये दिक्कत हर आर्टिस्ट के साथ होती है, क्रिएटर तो दूर की बात है। और वहां लोगों को एक और बात समझनी पड़ेगी कि फैक्ट और प्रोसीजर्स को चेंज नहीं किया जा सकता। अब दूध में नमक मिलाने से थोड़ी मीठी खीर बनेगी, डालनी तो तुम्हें चीनी ही पड़ेगी। अब तुम चाहे चीनी वो टाटा की यूज करो या फॉर्च्यून की, क्या फर्क पड़ता है? और अगर तुम सोच रहे हो कि इस नासमझ ने स्टोरी टेलिंग भी फॉर्मूला में डाला हुआ है, उसके बारे में ये कब बताएगा, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। बेटा, ये तो थ्योरी थी, प्रैक्टिकल देखें। हाँ, अब ये मेरा एनालिटिक्स का डैशबोर्ड है, ये मेरी अब तक की लाइफ टाइम अर्निंग है, लेकिन ये पूरी पिक्चर नहीं दिखाती जब तक मैं आपको इंडिविजुअल वीडियोस का एग्जांपल ना दूं। तो जितनी भी वीडियोस लगभग 1 लाख या उससे ऊपर हैं, उनका मैं रेवेन्यू आपको शो करता हूँ। हाँ, ये कीवर्ड्स और नीश पे निर्भर करता है। तो अभी हाल ही में ये एआई एजेंट वाली वीडियो मेरी अभी 1,91,000 व्यूज के आसपास चल रही है। अगर हम इसका रेवेन्यू देखें जाके तो कुछ 15,000 रेवेन्यू बनता है, जो कि डिसेंट इनफ है, लेकिन इसकी नीश भी एआई एजेंट थी जो उस वक्त लोग सर्च कर रहे थे सबसे ज्यादा। अगर हम दूसरी तरफ देखें, ये वाली वीडियो जिसमें तकरीबन उतने ही व्यूज हैं, वहां पर मैंने पीआर एजेंसीज कैसे काम करती है वो बताया था। अगर हम उसका रेवेन्यू देखें तो उसका 10,000 बनता है। और इसी नीश जो कि यूट्यूब स्टिल एज अ करियर है कि नहीं, वो वीडियो में लगभग 1,40,000 व्यूज है और वहां रेवेन्यू 5,500 तक बनता है। तो अगर आपका वीडियो ऑन एन एवरेज 1 लाख व्यूज से 2 लाख व्यूज तक पहुंचता है, तब जाकर 5 से 20,000 के बीच में आपका बनता है। अगर हम अबव 2 लाख व्यूज की बात करें, जैसे ये वीडियो जो कि स्टोरी टेलिंग साइंस में मैंने बनाई थी, उसमें 4 लाख के करीब व्यूज है और वहां तक 15,000 रुपए बने। तो आपकी नीश, आपका कीवर्ड जो आप टारगेट कर रहे हो, उस पर भी अर्निंग बहुत डिपेंड करती है। और अगर मैं शॉर्ट्स की बात करूं तो वो आप रहने ही दो। ये मेरी एक शॉर्ट है जो कि 1 मिलियन से ऊपर इसके व्यूज हैं, इसमें तकरीबन इतना रेवेन्यू बना, और ये तो व्यूज के मामले में सबसे बड़ी है और उस तक में इतना बना। तो शॉर्ट से रेवेन्यू तो भूल जाओ, वहां से आपको ऑडियंस मिलती है जो आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज पकड़ के चलूं, हमारी जो पिछली 8 वीडियोस थी वो लगभग 30 से 50,000 व्यूज के आसपास की थी, तो उसमें लगभग रेवेन्यू इतना बनना चाहिए। और मेरी महीने में आती है 4 वीडियोस, तो वहां पर एवरेज निकल के आता है कुछ इतना। तो एक बात तो समझ में आती है, चाहे नीश कोई भी हो, लेकिन आपको एक रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए, एक अच्छा अमाउंट लेने के लिए कम से कम 1 लाख व्यूज के ऊपर जाना पड़ेगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अब बताता हूँ। अब ये हमारे कुछ रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, ये लाइट्स, ये कैमरा, मैं तो इन सब की अभी बात भी नहीं कर रहा हूँ। तो हम ये देखते हैं कि मंथली कितना खर्चा करना पड़ता है। हाँ, यहाँ पर मैं एक बेनिफिट ऑफ द डाउट ये दे सकता हूँ कि मैं एडिटिंग लॉन्ग वीडियोस की खुद ही करता हूँ और थंबनेल भी खुद ही बनाता हूँ, तो वहां पर जो है मेरी कॉस्ट कट हो जाती है। तो अराउंड सॉफ्टवेयर में मेरा खर्चा कुछ इतना होता है, जहाँ पर ये सॉफ्टवेयर का मैं इस्तेमाल करता हूँ, उनकी तकरीबन मंथली फीस इतनी है। अब एआई का जमाना है भाई, एआई टूल्स की बात करें तो मैं इन टूल्स का इस्तेमाल करता हूं, जिसमें मंथली एक्सपेंसेस कुछ इतने आ जाते हैं। हाँ, इनमें से जो वीडियो टूल्स है वो मैं कभी कभी यूज करता हूं, तो मैं इनको मंथली नहीं गिर रहा हूं, ऑन एन एवरेज 6 मंथली मैं लेके चल रहा हूं। और लॉन्ग वीडियोस तो भले ही मैं एडिट कर रहा हूं, लेकिन शॉर्ट वीडियोस के लिए मुझे एडिटर के पास जाना पड़ता है। तो अगर एडिटर की कॉस्ट लगाएं, मंथली कुछ इतना आता है। और बाकी मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जैसे कोई नया सॉफ्टवेयर आया, उसको लोगों को दिखाने के लिए आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और उसमें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, उसका कॉस्ट अलग होता है। ये कम भी होता है, ज्यादा भी होता है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम पकड़ के चले तो 12 महीने में कुछ इतना अमाउंट हमारा एक्सपेंसेस की तरफ जाता है, और इतनी हमारी इनकम होती है। अजम्पशन के तौर पे अगर वहां 50 से 70,000 व्यूज के आसपास आ रहे हैं, तो कुछ इतनी इनकम है और उसमें एक्सपेंसेस इतने आ जाते हैं। तो ये लॉजिकली देखा जाए तो अच्छी इन्वेस्टमेंट में नहीं गिन सकते। हाँ, देखा जाए तो ये भी पूरी पिक्चर नहीं है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो 3 साल से मेरा मोनेटाइजेशन है, जहां पर मुझे 2x अपना प्रॉफिट मिल चुका है। ये तो पिछले 4 महीनों की बात है या 2 महीनों की बात है। अब फॉर एग्जाम्पल आप इस वीडियो को ले लें जिसमें 1 मिलियन के आसपास व्यूज बने हैं, और इसका टोटल रेवेन्यू अगर मैं खोल के दिखाऊं
तो कुछ 2,18,000 बनता है, जो कि डिसेंट इनफ है। तो ये देखा जाए तो एक वीडियो से ही आपके सारे एक्सपेंसेस कवर हो सकते हैं, जिसमें इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। तो उसके लिए आप रेडी है कि नहीं वो डिपेंड करता है, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी वीडियो कब स्पाइक हो जाए। अब आप कहोगे कि यार ये तो हर क्रिएटर कहता है कि एडसेंस से रेवेन्यू कम ही बनता है, लेकिन स्पॉन्सरशिप से ज्यादा बनता है। लेकिन मैंने अपनी एक वीडियो में आपसे कहा भी था, स्पॉन्सर भी होता है तो वो आपको रीच के लिए कभी पैसा नहीं देता। ये गलत फहमी में मत रहना। रीच और इन्फ्लुएंस में बहुत फर्क होता है, और स्पॉन्सर्स आपको इन्फ्लुएंस करने के पैसे देता है, ना कि रीच बढ़ाने के। वो आपको इसलिए पैसा नहीं दे रहा कि आपके पास 5 लाख सब्सक्राइबर्स है, भले 1 मिलियन भी हो। आपका उस ऑडियंस पे पकड़ कितनी है, इन्फ्लुएंस कितना है उस ऑडियंस पे, उसके बेसिस पे आपको दिए जाते हैं पैसे। और फिर उसको इन्फ्लुएंसर्स की टियर में बांटा जाता है। वो ये देखते हैं कि अगर आप टियर 1 क्रिएटर हो तो आपका इन्फ्लुएंस ऐसा होना चाहिए, जो आप कर रहे हो, जो बता रहे हो, वो टियर 2 वाले क्रिएटर्स के साथ साथ उसकी भी ऑडियंस को वो चीज इफेक्ट करे, तो वो आपको मुंह मांगे दाम देने को तैयार होते हैं। अगर आपकी टियर 1 ऑडियंस में आपकी पकड़ है और टियर 1 तक ही सीमित रह गई, तो आपको वही नॉर्मल प्राइजेस देखने को मिलेंगे। और जो लोग स्पॉन्सर लेते होंगे वो ये भी जानते होंगे कि उनको भी रिजल्ट्स देने पड़ते हैं। अगर आप उन्हें रिजल्ट नहीं दोगे तो 3 वीडियो का कॉन्ट्रैक्ट या 5 वीडियो, जितने का भी कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद। और फिलहाल हमारी पॉलिसी यही रहती है कि यार हम ज्यादा स्पॉन्सर ना लें, हम जितना हो सके उतना रॉ आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हाँ, उसमें कभी कभी पैसा भी ज्यादा खर्च हो जाता है। और मैंने अपने कुछ दोस्तों से भी बात करी जो कि 1 लाख से 4 लाख के बीच में उनके व्यूज वैरी करते हैं हर वीडियो के। उनका मंथली एवरेज करीबन इतना रहता है, जो कि काफी डिसेंट नंबर बन जाता है। लेकिन आपको वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ हसल है भाई, सिर्फ हसल। देखो यार, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप YouTube पे मत आओ या सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे मत आओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो आपको पहले से बता रहा हूँ कि आपको कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, और उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको लॉन्ग टर्म पेशेंस रखनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप डिसोन फील करो, लेकिन यही तो मज़ा है क्रिएटिव प्रोसेस का। खैर, इसी के मद्देनजर रखते हुए मुझे लगा कि मैं थोड़ी सी हेल्प और कर सकता हूँ, तो मैंने ये मिनी कोर्स प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इसे आप क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। सारी चीज़ें मिल जाएंगी, एडिटिंग से लेकर स्टोरी टेलिंग तक, रिसर्च तक, हम कैसे करते हैं वो सब कुछ पता चल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।